Hello, good morning to all bete. आई होप यू ऑल आर वेल. आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक बिल्कुल कैपेसिटेंस एंड एक दो वीडियोस पेपर पे ही आएंगी. थोड़ी सी प्रॉब्लम है ब्लैक बोर्ड के साथ. आई होप बहुत जल्द 1 या 2 दिन में ब्लैक बोर्ड पे वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी दोबारा से. अनकम्फर्टेबल फील होता होगा पेपर पे पढ़ते हुए, बट बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी ब्लैक बोर्ड पे वीडियोस दोबारा ले आऊँ. 1 या 2 वीडियोस के बाद ही हो सकता है कल ही आ जाए, अदरवाइज़ परसों डेफिनेट आ जाएगी. तो आज हम करेंगे कैपेसिटेंस. नया टॉपिक है. कैपेसिटेंस से पहले हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं. तो कैपेसिटेंस होता क्या है ये पढ़ेंगे. उससे पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेते हैं. कंडक्टर्स के कंडक्टर्स क्या होते हैं हमने पढ़ा है. कंडक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है. कंडक्टर्स वो होते हैं जो कैरी करते हैं चार्जेस को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, एक बहुत अच्छी सी टर्म हम कंडक्टर्स में पढ़ते हैं. इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ध्यान रखना है, इनसाइड ए कंडक्टर electric field is zero. Electric field is zero. और ये कह सकते हो inside a hollow conductor electric field is zero. hollow conductor के अंदर electric field जीरो होता है, that is a fact. अब inside conductor electric field जीरो क्यों होता है वो हमें पढ़ना है. क्यों होता है, सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है. इस तरह से प्लेट्स ऑफ कंडक्टर हमने ले रखी हैं. ए बी इज़ अ फर्स्ट कंडक्टर. पैरेलली हमने रखे हुए हैं सी डी. और अगर आप इसको सिंगल कंडक्टर मानना चाहो, होलो कंडक्टर, दैट इज ए बी सी डी इज़ ए होलो कंडक्टर. राइट, प्लेस किया हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में. ये आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पे आपके पास चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड दैट इज़ द चार्जेस नेगेटिव. क्लियर है. ए बी सी डी इज ए हॉलो कंडक्टर एंड प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे जो हमने सेल लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है, वहाँ पे हमने सी डी को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है पॉजिटिव और ए बी को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, नेगेटिव. अब हमें पता है, हमने एक टर्म पढ़ी है इंडक्शन. क्या पढ़ा है, चार्जेस बाय इंडक्शन. अगर आपने कंडक्टर को, और अनचार्ज्ड कंडक्टर है, अनचार्ज्ड कंडक्टर का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. आप कह सकते हो ए बी सी डी इज ए अनचार्ज्ड कंडक्टर. कैसा है, अनचार्ज्ड कंडक्टर. और अनचार्ज्ड कंडक्टर का मीनिंग आपको पता है, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. राइट. तो अगर अनचार्ज कंडक्टर को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, चार्जेस इंड्यूस होते हैं एंड दैट मेथड ऑफ इंडक्शन इज नॉन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन. वहाँ पे आप देखो ध्यान से, एक ए बी सी डी अनचार्ज कंडक्टर है. अनचार्ज कंडक्टर का मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. और इसमें अगर आपको चार्जिंग करनी है तो कोई भी एक चार्ज कंडक्टर आप इसके पास ले आओ, और वो हमने लिया है यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड, और अनचार्ज कंडक्टर को कहाँ रख दिया, एक्सटर्नल फील्ड में. तो इसमें क्या होगा, इंडक्शन. और इंडक्शन से होता क्या है, चार्जेस इंड्यूस होते हैं. चार्जेस क्या होते हैं, इंड्यूस होते हैं. तो यहाँ पे कंडक्टर में आपके पास ए बी सी डी में कैसे क्या होंगे, चार्जेस इंड्यूस होंगे. अब कैसे चार्जेस इंड्यूस होंगे, सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जो आपने फील्ड दिया है एक्सटर्नल फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सटर्नल फील्ड. सपोज करो, सपोज E नॉट इज
द एक्सटर्नल फील्ड। ध्यान रखना है आपको, ई नॉट है वो क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। ई नॉट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो CD टू AB इज द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। क्लियर है, कहाँ होगी डायरेक्शन, CD टू AB इज द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। ठीक है, अब आते हैं इंडक्शन पे। पॉजिटिव चार्जेस हैं, फर्स्ट प्लेट पे चार्जेस कैसे इंड्यूस होंगे, नेगेटिव, ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। CD पे चार्जेस कैसे आएंगे, नेगेटिव। AB पे चार्जेस कैसे आएंगे, पॉजिटिव, इंडक्शन की वजह से। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो, इनसाइड AB चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड इनसाइड CD चार्जेस हैं नेगेटिव, एंड दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर नॉन एज इंड्यूस्ड चार्जेस। इनको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं। क्लियर है, कौन से चार्जेस हैं ये, इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस हैं तो इनका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और वो फील्ड होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये, हमारे पास था ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई P is the induced electric field. Induced electric field. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वही पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव थी, तो इंड्यूस्ड की भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपोजिट टू ई नॉट। EP means AB to CD is the direction of AB to CD is the direction of induced electric field. ध्यान से देखो, CD to AB, AB to CD, both field are in opposite direction. क्लियर है, एंड ये इंडक्शन होगा कब तक, जब तक चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हो जाएंगे, होते रहेंगे, जब तक एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। ठीक है, स्टेज रेज्ड व्हेन E नॉट इज इक्वल टू EP, राइट। E नॉट किसके इक्वल हो गया, EP के इक्वल, देन इंडक्शन of charges stops। उस टाइम पे चार्जेस का जो इंडक्शन है वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, एंड एट दैट पॉइंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट फील्ड of hollow conductor, sorry, net field inside conductor is E नॉट माइनस EP, और E नॉट है वो किसके इक्वल है, EP के इक्वल है, तो E नॉट माइनस EP इज इक्वल टू 0। यही तो हमें प्रूव करना था कि इनसाइड कंडक्टर या इनसाइड हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दैट इज द पॉइंट। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है तो। क्लियर है, दोबारा से देख लो एक बार। हमारे पास एक ABCD अनचार्ज कंडक्टर है जिसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब हमने किसी सेल या बैटरी के बीच में रख दिया है उसको, या बाहर से फील्ड अप्लाई कर दिया है।
तो अनचार्ज कंडक्टर को जब फील्ड में लाते हैं तो इंडक्शन होता है और इंडक्शन से चार्जेस इंड्यूस होते हैं और चार्जेस इंड्यूस होंगे ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड हमेशा क्या रहती हैं, ऑपोजिट। और कब तक इंडक्शन होता है, जब तक आपका एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड फील्ड सेम नहीं हो जाता तब तक इंडक्शन होता रहता है, और जब दोनों सेम हो जाते हैं तो इंडक्शन बंद हो जाता है। उस टाइम पे एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड इक्वल एंड नेट फील्ड जीरो। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, ऑलवेज जीरो। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं, आते हैं कैपेसिटेंस पे। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस? ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है या कैपेसिटर क्या होता है, आपको पता होगा रेजिस्टर क्या होता है। ठीक है, हम रेजिस्टर और रेजिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और दोबारा भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम आते हैं कैपेसिटर पे। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर? क्या होता है कैपेसिटर? ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। एक अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर। किसका अरेंजमेंट होता है? कंडक्टर्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यूज करते हैं, यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। किसके लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए। किस फॉर्म में स्टोर करता है? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये ध्यान रखना है, किस फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटर क्या होता है, एक कंडक्टर्स का अरेंजमेंट होता है। किस लिए यूज़ करते हैं हम कैपेसिटर को? इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि चार्जेस को एज इट इज स्टोर कर लेता है क्या? नहीं। किस फॉर्म में स्टोर करता है? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, सबसे बड़ा, ये तो एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, प्रैक्टिकल फॉर्म में आते हैं। एक्चुअल में यूज़ कहाँ होता है? वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हाई करंट की ज़रूरत होती है, टू प्रोवाइड हाई करंट। ठीक है, कितना करंट प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ करते हैं? हाई करंट। हाई कितना? 25 to 50 एम्पियर तक का अगर हमें करंट चाहिए तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कैपेसिटर के। रीज़न, क्योंकि हमारे घरों में जो करंट आता है, हमारे घर में जो करंट आता है वो मैक्सिमम 25, 30, 15 एम्पियर तक का करंट आता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हो 30 एम्पियर मान के चलो, इतना करंट आता है। लेकिन हमें करंट चाहिए कितना? 50 एम्पियर। तो हम कहाँ से लेंगे? क्योंकि हमारे घर में तो इतना करंट आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? डिवाइस का यूज करेंगे, और वो डिवाइस क्या है? कैपेसिटर। अब वो करंट लाएगा कहाँ से जब हमारे घर में इतना करंट आ ही नहीं रहा? तो वो क्या करता है? वो स्टोर करता है चार्जेस को। थोड़े थोड़े चार्जेस आ रहे हैं, उनको स्टोर करता जा रहा है, एंड उसके बाद जब हमें हाई करंट की ज़रूरत होगी उस टाइम पे हमें प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं कैपेसिटर्स को? आपने देखा है फैन में यूज़ होता है। ठीक है, फैन में कैपेसिटर क्यों यूज़ होता है? फैन तो अप्रॉक्सीमेट कितना करंट कंज्यूम करता है? 5 एम्पियर करंट कंज्यूम करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आता है कि 5 एम्पियर करंट अगर कंज्यूम करता है तो 5 एम्पियर तो हमारे घर में ईजिली आ जाता है, तो हमें फ़ैन में कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए, जब फ़ैन को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे हाई करंट की ज़रूरत होती है। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, लाइक फ़ैन है, मोटर है, इनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई करंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे रिक्वायर्ड होता है हाई करंट, required high current. Reason, due to static friction. किसकी वजह से? static friction की वजह से। ये हमने
+1 क्लास में पढ़ा है। किसकी वजह से? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है? किसी चीज़ को एकदम से धकेलना मुश्किल होता है और जब एक बार धकेल देते हैं उसके बाद उसको चलाना ईजी होता है। तो इसी तरह से फ़ैन को स्टार्ट करना मुश्किल होता है और स्टार्ट हो जाता है उसके बाद उसको बहुत कम करंट की ज़रूरत होती है। अप्रॉक्सीमेट 5 एम्पियर में वो रन करता है, लेकिन रन कराने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हाई करंट की ज़रूरत होती है और वो हाई करंट फिर हमें कहाँ से मिलता है? वो हाई करंट हमें कैपेसिटर से मिलता है। इसीलिए फ़ैन में किसका यूज़ करते हैं? कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। सेम एज इट इज़ मोटर में किसका यूज़ करते हैं? कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप कैमरा यूज़ करते हो फोटो उतारने के लिए तो फ्लैश लाइट आती है। ठीक है, कहाँ पे? कैमरा फ्लैश में, वहाँ पे भी जो फ्लैश आता है वो बहुत ज़्यादा हाई लाइट एनर्जी आती है। कहाँ से मिलती है? हमें कैपेसिटर से मिलती है, क्योंकि उसके अंदर जो बैटरी होती है ना वो तो बहुत थोड़ा सा करंट लेती है, लेकिन जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे क्या करता है? चार्जेस को स्टोर करता रहता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक चार्जेस के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। और जब हमें रिक्वायर्ड होती है तो एकदम से हमें देता है। तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है एंड सप्लाई करता है एट वंस। एक बार में हमें जितने स्टोर्ड है वो सारी दे देता है। तो मीन्स बहुत ज़्यादा करंट हमें जब रिक्वायर्ड होता है तो मिल जाता है। किससे? कैपेसिटर से। तो चार्जेस को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, स्टोर करता है एट वंस, एक बार में दे देता है, धीरे धीरे स्टोर करके, और जब चाहिए होती है तो एकदम से दे देता है। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें जिन भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को रन कराने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है? आगे समझ। ये तो है कैपेसिटर। अरेंजमेंट है किसका? कंडक्टर्स का। कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, वो पता चल गया है। क्लियर है? अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैपेसिटेंस। क्लियर है? कैपेसिटर्स के भी टाइप्स होते हैं, लेकिन पहले हम कर लेते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के बाद आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो हमारा एक्चुअल चैप्टर नेम भी है। ठीक है, इसमें देखो यहीं से कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आती है। ये कह रहा है अरेंजमेंट है कंडक्टर्स का, स्टोर करता है चार्जेस को। हमारे मन में क्वेश्चन आता है कितने चार्जेस स्टोर करता है? क्लियर है? दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर अरेंजमेंट होता है जिसमें चार्जेस हैं वो धीरे धीरे आके स्टोर होते हैं। कितने स्टोर होते हैं वो कैपेसिटेंस से पता चलेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस आप इजीली बोल सकते हो कैपेसिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। कितना स्टोर कर पाएंगे? टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नॉन एज कैपेसिटेंस, इज नॉन एज कैपेसिटेंस। राइट, स्टोर करते हैं कैपेसिटर में, कितना स्टोर करते हैं, कैपेसिटी कितनी है या एबिलिटी कितनी है चार्जेस को स्टोर करने की, वो किससे पता चलेगा? कैपेसिटेंस से पता चलेगा। ठीक है, मैथमेटिकली हमें कैसे पता चलेगा कैपेसिटेंस होता क्या है? हमने ये पढ़ा है, जब हम किसी भी कंडक्टर को, मान लो हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, हमने इसको चार्जेस देने हैं। कैपेसिटर कंडक्टर है, दैट इज ये कंडक्टर, शेप कोई भी है, साइज कोई भी है, अभी हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कंडक्टर है, हमने इसको चार्जेस दे दिए। राइट, और वो चार्जेस हैं क्यू। ठीक है, एंड एट दैट पॉइंट जब चार्जेस क्यू हैं तो इसका पोटेंशियल है वी। राइट, अब ये कह रहा है हमें इसमें चार्जेस को और स्टोर करना है, और स्टोर करना है तो हम चार्जेस को कहीं से लेके आएंगे। मान लो हम यहाँ से डी क्यू चार्जेस और ले आए। क्लियर, जब हम यहाँ पे डी क्यू चार्जेस और ले आए तो हमने चार्जेस को एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे लाने के लिए वर्क किया, और वो वर्क हमें किस फॉर्म में मिलेगा? इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। मीन्स हमारे चार्ज बढ़े, हमारा वर्क बढ़ा तो हमारा पोटेंशियल भी बढ़ गया। क्लियर है? तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हो जब आप चार्जेस को बढ़ाते हो तो पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर, और इसको आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू सी वी, एंड वेयर C इज नॉन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
राइट, एंड नेम है, इसी सी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसी सी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर C की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो C इज इक्वल टू Q बाई V। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल का क्या है? रेशियो है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर मान लो इसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट होता, if V is equal to 1 volt, ठीक है, तो आपके पास C किसके इक्वल होता? Q के इक्वल, क्योंकि V की वैल्यू तो कितनी है? 1, तो आप ले सकते हो C इज इक्वल टू Q। इसका मतलब कैपेसिटेंस है वो क्या है? चार्ज ही तो है। क्लियर है? कितना चार्ज है? कैपेसिटेंस of a conductor, capacitance of a conductor is the charge required to raise the potential, is required to raise the potential of conductor to 1 volt। कितना चार्ज? वो चार्ज रिक्वायर्ड किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को कितना राइज कर दे? 1 वोल्ट कर दे। ठीक है, ये तो आ गया सिंपल सा कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसके बाद हम आते हैं, ये निकाला हमने C इज इक्वल टू Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V आपके पास फॉर्मूला आ गया है। C इज इक्वल टू Q बाई V, बट इसमें ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट क्या है? जो C है वो ना ही तो डिपेंड करता, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन Q एंड V। फॉर्मूला है Q बाई V, और C Q पे भी डिपेंड नहीं करता, C V पे भी डिपेंड नहीं करता। फिर C किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज। ये हम प्रूव कर देंगे आगे, ठीक है। एंड डिपेंड्स अपॉन मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे, मीन्स एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता? क्यू पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे। किस पे डिपेंड नहीं करता? पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता? थर्ड फैक्टर भी है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स कंडक्टर जो बने हुए हैं वो कौन से मटेरियल के बने हुए हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करता। किसी भी कंडक्टर के आप बना लो, कैपेसिटेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस इफेक्ट होगा शेप ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर एंड मीडियम से। ये 3 चीज़ें हैं जो इफेक्ट करेंगी आपकी कैपेसिटी को। क्लियर है? अब आगे हम प्रूव कर देंगे कि हाँ, इन तीनों चीज़ों पे ही कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, इनके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज पे, पोटेंशियल पे, किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसके बाद आते हैं, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ, इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर क्या फॉर्मूला है? C इज इक्वल टू Q बाई V। Q की क्या होती है? कूलम, और V की क्या होती है? वॉल्ट। चार्ज की कूलम, पोटेंशियल की वॉल्ट, मीन्स कूलम
पर वोल्ट, और इसी को हम बोलते हैं फेराड। फेराड इज ए वेरी वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। किसकी? कैपेसिटेंस की लार्ज यूनिट है फेराड, और कौन सी यूनिट भी है? एसआई यूनिट भी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ हमें कैपेसिटेंस मिलता है वो या तो मिलता है माइक्रो फेराड में या मिलता है नैनो फेराड में। ठीक है, कैसे पता चलेगा हमें माइक्रो फेराड में या नैनो फेराड में कैपेसिटर मिलता है? उसके लिए हम निकाल के दिखाएंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर्स की कैपेसिटी निकालेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, सबसे पहले यूनिट हो गई हमारी। डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करोगे कैपेसिटेंस के? डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू Q बाई V है। Q एज इट इज, चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज मीन्स Q स्क्वायर बाय W। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? A इंटू में T, M1 L2 T माइनस 2। सॉल्व कर लो इसको। A स्क्वायर T स्क्वायर M माइनस 1 L माइनस 2 T2, ये हो गया। M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A स्क्वायर इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ध्यान से इसको करना है। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कितनी तरह के होते हैं कैपेसिटर, हम कहाँ कहाँ कौन कौन से कैपेसिटर्स को यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट वन यहाँ पे लेते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। सेकंड हम लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, एंड थर्ड हम यहाँ पे लेते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, राइट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। दैट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। स्फेरिकल कैपेसिटर्स को हम बहुत कम यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है? ड्यू टू वेरी लो कैपेसिटी, बहुत कम कैपेसिटी होती है, इसलिए हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं, एक बार निकाल के दिखा देते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम इसका यूज़ भी बहुत कम करते हैं। ठीक है, निकालते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए या कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटेंस की कैपेसिटी निकालते हैं हम। कैसे निकालोगे? मान लो आपके पास ये स्फीयर है, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं, स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, आपने चार्जेस दे रखे हैं, इसको क्यू चार्ज आपने दे दिया। जब भी आप चार्ज दोगे तो किसी भी होलो कंडक्टर में आपको पता है सरफेस पे चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एंड ऑल चार्जेस इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, राइट। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसका पोटेंशियल निकालोगे तो आपको इसका पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट कितना मिलेगा? V मिलेगा। और हमने स्फीयर का पोटेंशियल फाइंड आउट किया है। व्हाट इज द V ऑफ स्फीयर? Q बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे अगर आप निकाल रहे हो देन आर इज़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, कितना होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। आपको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू Q बाई V, राइट। Q आपके पास टोटल चार्ज है तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q से Q कैंसिल, कितना आ गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ जो हमने पहले भी बोली है और वो प्रूफ हो गई है, C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट फैक्टर, मीन्स रेडियस को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसका मतलब किस पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। कहीं आपके पास कैपेसिटेंस यहाँ पे चार्ज पे डिपेंड करता है, नहीं करता। कहीं पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, क्योंकि फॉर्मूला में ना यहाँ पे हमारे पास V है ना Q है, किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, शेप और साइज, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी लो होती है, ये हम कैसे निकालें, बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं अर्थ सरफेस का, ठीक है। कैपेसिटेंस हम निकालते हैं फॉर अर्थ। R की वैल्यू कितनी होती है, R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। SI यूनिट में चेंज करना है, SI यूनिट में चेंज करोगे तो 6.4 और 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर हो गया। आपको निकालना क्या है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 1/9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की रखनी है तो 1/9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। सॉल्व करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.711 इंटू 10⁻⁻³ फेराड आ जाएगा। क्लियर है, फेराड आ गया। अगर इसको दोबारा से और स्मॉल यूनिट में ले जाओगे तो 711 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोफेराड, ठीक है, सॉरी 711 माइक्रोफेराड, 711 माइक्रोफेराड, इतनी वैल्यू आ गई। क्लियर है, या 711 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड, यहाँ पे माइक्रो नहीं आता, फिर -6 आ जाता। दैट इज द वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। 711 माइक्रोफेराड का मतलब है 1 फेराड से भी